गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हो आप सब? आप अपन अपनी पढ़ाई पर आते हैं। फालतू बातें तो छोड़ो, पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करते हैं। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया था मेरे पास, मेरे व्हाट्सएप पर आया था कि उसको फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण का निर्माण था, वो समझ नहीं आया। तो मैंने अवकल समीकरण का निर्माण का जो पूरा है सिस्टम, वो पूरा का पूरा बोर्ड पे लिख दिया है। अब बस ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो, ताकि अपना लिखने लिखाने का अब मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको समझा दूंगा। वैसे कल मैंने समझाया था, अब और ढंग से समझा दूंगा जितना हो सकता है। और अब भी यदि आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है, तो जब अपन इसके ऊपर अवकल समीकरण के निर्माण के ऊपर अपन जब क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये चीज़ पूरी तरह समझ आ जाएगी। और उस आज इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपन अपना आज के टॉपिक पर चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, पहला थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो क्या है ये अवकल समीकरण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इसके लिए अपन ने माना किसी अवकल समीकरण का हल है, वो क्या है, एफ एक्स वाई ए बराबर 0। अब कईयों को तो ये फंक्शन रूप में जो बात लिखी गई है ये समझ नहीं आती। इसका मतलब ये है जैसे कि कोई इक्वेशन है जिसकी y बराबर log x प्लस ए। जैसे कि ये कोई इक्वेशन है, y बराबर log x प्लस ए। तो जैसे इसमें y भी आ रहा है, इसमें x भी आ रहा है और इसमें a भी आ रहा है। तो इसको अपन ने फंक्शन रूप में लिख दिया। किस रूप में लिख दिया इसको? अपन ने फंक्शन रूप में लिख दिया इसको इस टाइप से, एफ एक्स। और ये भी कोई y बराबर log x प्लस ए, ये किसी अवकल समीकरण का हल होगा। तो जैसे ही अपन ने ये चीज लिखी एफ एक्स वाई ए, माना किसी अवकल समीकरण का हल है। क्या है? किसी अवकल समीकरण का हल है। तो फिर अपन ने क्या किया, समीकरण एक किसी अवकल समीकरण का हल है, ये बात अपन ने लिख ली। उसके बाद देखो ए जहां पर क्या है, ए स्वेच्छ अचर है। ए क्या है? एक स्वेच्छ अचर है, अपनी इच्छा से माना हुआ एक अचर है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समीकरण एक के अवकलन से, अब समीकरण एक का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, तब एक्स वाई ए तथा डी वाई डी एक्स, एक्स वाई ए तथा डी वाई डी एक्स में एक संबंध प्राप्त होता है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स वाई ए तथा डी वाई डी एक्स में एक संबंध प्राप्त होता है। और ये संबंध क्या है? ये रहा जो ये संबंध है, वो समीकरण 2 में आपको क्लियर दिख रहा है, एफ एक्स वाई डी एक्स और a बराबर 0। ये क्या है? इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने तो अपने पास ये संबंध प्राप्त हुआ। किस किस में? एक्स वाई ए तथा डी वाई डी एक्स में। किस किस में? एक्स वाई ए तथा डी वाई डी एक्स में ये अपने पास क्या है, संबंध प्राप्त हुआ। अब देखो क्या है कि जब ये संबंध अपने पास प्राप्त हो गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आपको डेफिनेशन बताई थी, उसमें क्या था कि एक्स स्वतंत्र चर उपस्थित हो तथा उसके फंक्शन उपस्थित हो, और y आश्रित चर y तथा उसके डेरिवेटिव उपस्थित हो। तो देखो x उपस्थित है, मतलब x और इसी में इसके फंक्शन आ गए। y उपस्थित है और dy dx पर कांस्टेंट अलग से आ रहा है, तो इसको विलोपित करना पड़ेगा। अपन को क्या करना पड़ेगा? विलोपित। तो समीकरण 1 और 2 से a का विलोपन करने पर, a का विलोपन करेंगे तो अपने पास एक समीकरण 3 प्राप्त हुई। माना कि वो समीकरण 3 ये है, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स संबंध प्राप्त होता है। और जो समीकरण 3 में आप जानते हो dy dx है, इसकी कोटि कितनी है? 1। इसकी कोटि कितनी है? इसका ऑर्डर कितना है? 1। तो समीकरण 3 एक प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। तो ये जो समीकरण 1 जो अपन ने फंक्शन रूप में लिख दी, ये बात, ये क्या है? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। क्या? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। अतः प्रथम कोटि का, अब जब ये अवकल समीकरण क्या है? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। और इसका हल अपन ने क्या माना था? ये माना था। इसका हल अपन ने ये क्या माना था? अर्थात प्रथम कोटि के अवकल समीकरण में स्वेच्छ अक्षरों की संख्या कितनी है? 1। ये एक ही तो है। अब क्या कह रहा है कि अतः प्रथम कोटि के अवकल समीकरण के हल में एक स्वेच्छ अचर प्राप्त होता है। क्या? एक, जब एक कोटि का अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है, उस प्रथम कोटि का अवकल समीकरण का जब हल किया जाएगा तो उसके हमको क्या है कि एक स्वेच्छ अचर प्राप्त होगा, बस एक ही। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन ने पुनः माना। पुनः क्या माना? किसी अवकल समीकरण का हल ये है। अब इसमें अपन ने क्या मान लिए? 2 स्वेच्छ अचर मान लिए। क्या मान लिए? 2 स्वेच्छ अचर मान लिए, जहां a b स्वेच्छ अचर हैं। क्या है? स्वेच्छ अचर। समीकरण 4, अब ये जो समीकरण 4 है, इसका अवकलन करने पर हमें निम्न प्रकार का संबंध प्राप्त होता है। हमें ये संबंध प्राप्त हो गया।
पहली बार अवकलन किया तो एक्स वाई डी वाई डी एक्स ए बी प्राप्त हुआ बराबर 0 5, समीकरण नंबर 5। पिछले जो वीडियो था उसमें मैं बराबर में 0 लिखना भूल गया था, ध्यान नहीं दिया इतना बातों बातों में समझाने में, ठीक है। जो अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया एक्स वाई डी टू वाई और डी एक्स 2 और ए बी बराबर 0, क्या यह आया अपने पास, इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे दिया। इसका दो बार डिफरेंशिएशन किया, अब 4 5 और 6 से अपन ने ए और बी को क्या कर दिया, विलोपित कर दिया, गायब कर दिया। 4 5 6 से ए बी का विलोपन कर दिया तो अपने पास एक रिलेशन निकला, वो क्या है 5xy dy dx d2y dx2। अब जैसे कि कोई अपने पास इसको इक्वेशन रूप में अपन लिख दें, कोई भी इक्वेशन, ये फंक्शन हो जिसमें मतलब इस टाइप के x हो y हो, ये वाला पद हो, ये वाला पद हो, ये सारे पद हो, इस टाइप से कोई इक्वेशन हो तो उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि इसमें उच्चतम अवकल जी उपस्थित होगा और जिसकी कोटि क्या है 2, तो उस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो अवकल समीकरण है वो कितने द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, कितनी द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। अच्छा द्वितीय, अब ये जो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण का हल अपन ने क्या माना था ये। अब द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है 2, और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी थी 1, मतलब 2 में 2 1 में 1 स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या। अतः द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के हल में 2 स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है। तो ये चीज आपको समझ आई। तो अपन इससे यहां से किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि n कोटि का अवकल समीकरण से n कोटि का कोई अवकल समीकरण है तो उसके हल में हमें n स्वेच्छ अचर प्राप्त होंगे। कितने, n स्वेच्छ अचर प्राप्त होंगे। तो लिख लेना, इससे हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि n कोटि के अवकल समीकरण से हमें n स्वेच्छ अचर प्राप्त होंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से नोट करते रहना। मिटा देता हूं मैं, अब अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है अपना अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल या फिर अवकल समीकरण का समाकलन, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, दो नाम है, अवकल समीकरण का हल या समाकलन। यह अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जमाना हेडिंग। अगर किसी को ये वाला अब भी समझ नहीं आया तो अपन इसके थोड़ा सा वेट कर लो, अगली जो वीडियो आएगी अपनी, अगला जो क्लास लगेगा अगला, उस क्लास में आपको जब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये बात पूरी तरह समझ आ जाएगी कि क्या था फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जब अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये बात पूरी तरह, आपका ये जो डाउट है दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो, मन में थोड़ा सा सब्र रखो। जब अपन इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे तो जो भी थ्योरी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और थ्योरी आना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ जेएम का तैयारी भी करते हैं, कुछ अलग आरपीएससी की भी तैयारी करते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी के मकसद से वीडियोस को देखते हैं, तो उनमें है जो जनरली थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। और जो आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम किसी भी यूनिवर्सिटी का दे लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का देख लो, चाहे ये अपनी अलवर में यूनिवर्सिटी है उसका देख लो, या फिर इंडिया की किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी का आप देख लो, जहां पर भी जाओगे आपको एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो वो देगा नहीं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहां से पनपेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी से पनपते हैं। इसलिए आपका मतलब जड़ें बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। जड़ें क्वेश्चन कर लेंगे अपन, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी करा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी करा देते और आपको समझ भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ नहीं आता पर आपको उसका लॉजिक नहीं पता होता कि अपन ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, मतलब ये चीज आपको कारण पता नहीं होता। आपको बस पता होता कि ये सवाल दिया है इसको ऐसे करना है, आपको उसका बिल्कुल भी कारण पता नहीं होता कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो मतलब आपका बेस है, जो जड़ें हैं वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए और वो जड़ मैं आपकी बिल्कुल मजबूत कर दूंगा। इसलिए मैं थ्योरी पढ़ाता हूं पहला थोड़ा सा और उसके बाद क्वेश्चंस पर आता हूं। तो थोड़ा अपन थ्योरी को पढ़ लो थोड़ा पहला। आज की लास्ट क्लास है जिसमें थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस चलेंगे लगातार, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्वेश्चन ही ज्यादा है, थ्योरी बहुत कम है। पर जितनी भी है वो भी समझना बहुत जरूरी होती है, तो समझो पहले। और अगर चीजें समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में लिखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कमेंट में लिख दो। मैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे आज समझाया, कल के कमेंट को आज समझा दिया, तो नेक्स्ट आज जो कमेंट करोगे उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, आप तो पढ़ाई पर ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है। अब अपन अपना नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या था? अवकल समीकरण का अवकल समीकरण का समाकलन या हल। अवकल समीकरण का समाकलन या हल, इसका इंग्लिश में नाम है सोल्यूशन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? अवकल समीकरण का समाकलन या फिर हल, सॉल्यूशन और इंटीग्रेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आखिर क्या होता है ये चीज, क्या होता है? देखो आप समझना क्या होता है कि किसी भी अवकल समीकरण, कोई भी अवकल समीकरण है, कोई भी, जैसे कि मान लो dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या है? कोई अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी अवकल समीकरण का हल, किसी भी अवकल समीकरण का हल या समाकलन, किसी भी अवकल समीकरण का हल क्या कहलाता है? मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या कहलाता है वो। किसी भी अवकल समीकरण का हल अवकल समीकरण में उपस्थित चरों के मध्य, अवकल समीकरण में उपस्थित चरों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है जिसमें लिखना, जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित नहीं होता है। अब अवकल गुणांक किसे कहते हैं? अवकल गुणांक कहते हैं डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, इसको कहते हैं अवकल गुणांक। अब जैसे कि अपन ने कहां तक लिखा, अब इसका जो वैसे अभी देखना, इसका हल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? डी वाई इधर रखा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया, y बराबर अपने पास आ गया 10x प्लस सी। ये क्या है? इस अवकल समीकरण का। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, वैसे 12th में आप पढ़ चुके हो, पर अपन सेकेंड ईयर में, तो अभी आपको सेकेंड ईयर में ताजा स्टूडेंट समझकर बता रहा हूं बात, कि जैसे कि आपको अभी ये बात पता नहीं है कि इसका हल इस तरीके से क्यों निकाला। इसका हल यही है, अभी बस याद रख लो। अपन जब आगे पढ़ाई करेंगे, जब आपको चीजें समझ आ जाएगी ये चीज ऐसे कैसे आई, वैसे मैंने पूरा बता दिया। देखो इस अवकल समीकरण का हल क्या है? ये है। इस अवकल समीकरण का हल क्या है? ये है। तो अब देखो मैं क्या बोला था, जो अभी क्या बोला था मैं, कि किसी अवकल समीकरण का हल, किसी अवकल समीकरण का हल, और यह अवकल समीकरण है, किसी अवकल समीकरण का हल उसमें उपस्थित चरों, अब चर कौन कौन से हैं? y x, उसमें उपस्थित चरों के मध्य एक ऐसा संबंध होता है जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित नहीं होता, अवकल गुणांक dy dx। अब इस हल में कोई dy dx उपस्थित है? नहीं है ना। मतलब क्या बोला मैं? किसी अवकल समीकरण का हल अवकल समीकरण में उपस्थित चरों के मध्य, अवकल समीकरण में उपस्थित चरों के मध्य वह संबंध होता है जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित नहीं होता, जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित नहीं होता, तथा यह संबंध तथा इस संबंध से प्राप्त अवकल गुणांक, यह संबंध तथा इस संबंध से प्राप्त अवकल गुणांक दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो, दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करता हो, तो वह अवकल समीकरण का समाकलन या फिर हल कहलाता है। क्या कहलाता है? दी गई अवकल समीकरण का समाकलन या हल कहलाता है। अब ये तो मैंने आपको निकाल के बताया था, बस आपको जैसे कि दिया हुआ है, ये बातें दी हुई है आपको। ये अवकल समीकरण है, डायरेक्ट दे दिया आपको, ये अवकल समीकरण है और ये इसका हल है, ये ऐसे दे दिया अपन को। तो अब डेफिनेशन जो आपको मैंने लिखाई उससे क्या है कि देखो ये बात तो सिद्ध हो गई इससे
कि देखो ये y और x के मध्य संबंध है, इसमें अवकल गुणांक है वो उपस्थित भी नहीं है। चलो ये हल तो है अवकल समीकरण का, पर ये इसी का हल है, ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो फिर मैंने आगे क्या बोला, यह संबंध तथा इसकी अवकल गुणांक, इससे प्राप्त अवकल गुणांक। अब यह संबंध तो अपने पास है तथा इससे अपन अवकल गुणांक को निकाल लेते हैं। देखो इसका डिफरेंशिएशन किया x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये c का क्या हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या हो गया कांस्टेंट। यह संबंध तथा इससे प्राप्त अवकल गुणांक, यह संबंध तथा इससे प्राप्त अवकल गुणांक यदि दी गई अवकल समीकरण, आपको ये वाली अवकल समीकरण दी हुई थी, यदि दी गई अवकल समीकरण को संतुष्ट करे, यदि दी गई अवकल को संतुष्ट करे तो वह उस अवकल समीकरण का समाकलन या फिर हल कहलाता है। अब देखो यहाँ पर dy dx का मान क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का यहाँ पर dy dx की जगह आप मान रखोगे तो वो संतुष्ट हो जाएगी इक्वेशन। तो ये इससे ये बात प्रूफ हो गई कि इस अवकल समीकरण का ये जो हल है वो यही हल है इस वाली अवकल समीकरण का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? यदि आपको कोई डाउट है यहाँ पर भी तो आप कमेंट में लिख देना, मैं समझा दूंगा आपको ये बात भी दोबारा। ठीक है, अभी बस आप समझते चलो, ज्यादा दिमाग में इस तरीके से कि क्या पढ़ा रहे हैं, बस अभी पढ़ते चलो। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो थ्योरी वाले डाउट है वो पूरी तरह क्लियर होते जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। जो ये अवकल समीकरण का समाकलन या फिर हल है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके 3 प्रकार होते हैं। अवकल समीकरण का जो हल है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक हल होता है इसका व्यापक हल, व्यापक हल। एक हल होता है इसका व्यापक हल, एक हल होता है इसका विशिष्ट हल, विशिष्ट हल, और एक हल होता है इसका विचित्र हल, विचित्र हल। इंग्लिश में भी नाम लिख लेना है इनका। इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब देखो व्यापक हल क्या होता है, क्या होता है व्यापक हल, थोड़ा समझना। डेफिनेशन में लिखा देता हूं इसकी और एग्जांपल से इसको समझा दूंगा। देखना इसकी डेफिनेशन, व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। यदि किसी अवकल समीकरण के हल में, यदि किसी अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि, यदि किसी अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वैच्छ अचर हैं, यदि किसी अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वैच्छ अचर उपस्थित हैं। क्या लिखा है मैंने? यदि किसी अवकल समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वैच्छ अचर उपस्थित हैं। क्या? उसकी कोटि के बराबर स्वैच्छ अचर उपस्थित हैं, तो वह अवकल समीकरण क्या कहलाता, तो वह अवकल समीकरण का हल है, जो वह हल है वो क्या कहलाता है, व्यापक हल। देखो फॉर एग्जांपल, जिसकी कोई अवकल समीकरण है dy dx बराबर 1/x। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताया था, dx को इधर ले जाओ, dy को इधर ले जाओ, इंटीग्रेशन कर दो, इस तरीके से निकालते हैं। पर ये चीज अपन आगे सीखेंगे कि हल किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अभी अपना इतना काम नहीं है, पर वो मैं आपको बेसिकली बताया था क्योंकि आपको चीजें समझ नहीं आती इस वजह से। ठीक है, अब इसका हल क्या होगा, देखो y बराबर, अभी बस नोट कर लेना डायरेक्ट, log x प्लस c। तो ये कितनी कोटि का अवकल समीकरण है, इसकी ऑर्डर कितना है इस अवकल समीकरण का, 1। इसका अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना है, 1। और इसमें स्वैच्छ, इसके हल में स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी है, 1। तो ये जो हल है, ये जो हल है इस अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापक हल। तो हो गई ना अपनी डेफिनेशन सही, कि किसी अवकल समीकरण के हल में, किसी अवकल समीकरण के हल में यदि उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वैच्छ अचर, उसकी अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वैच्छ अचर उपस्थित हो, तो वह जो हल है, वह जो हल है
अवकल समीकरण का जो हल है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, व्यापक हल कहलाता है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब अपन नेक्स्ट पर चलते हैं अपने विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन? पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर चलने से पहले अपन इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। दो आप लिखना, इसमें 2 पॉइंट और लिखना, स्टार लगा के लिखना या फिर इस तरीके से लिख लेना, टिप्पणी लगा लेना या फिर कुछ भी लिख लेना, नोट नंबर 1 या फिर नोट नंबर 2। दो नोट लिखाऊंगा मैं आपको इधर, नोट नंबर 1 और 2, या फिर आप टिप्पणी करके लिख लेना, टिप्पणी नंबर 1, टिप्पणी नंबर 2, कुछ भी प्रकार से लिख लेना आप, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, कुछ भी करके लिख लो। देखो क्या है वो, देखो वो बात क्या है कि वो पहला जो पॉइंट है अपना वो क्या है कि व्यापक हल के स्वेच्छ अचरों, जैसे कि व्यापक हल अपने पास आया था log x प्लस सी बराबर, ये जो y के बराबर में आया था log x प्लस सी, जो यहाँ पर जो ये c है उसके लिए बात कर रहा हूं मैं कि व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचर जो व्यापक हल के जो अपन को स्वेच्छ अचर प्राप्त होते हैं उसकी गणना करते समय को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो c है वो स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र। जैसे कि 5, 10, 15 इसका मान कुछ भी आ सकता है, ये जो है जो स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। और कितनी संख्या में होना चाहिए? जितनी अवकल समीकरण की कोटि हो उतनी संख्या में होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो मैं लिखा देता हूं कि व्यापक हल के स्वेच्छ अचरों की गणना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वतंत्र हो और उनकी संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। क्या? अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। अब सेकंड पॉइंट, जो सेकंड वाली बात है वो उसमें क्या लिखोगे आप? उसमें लिखना सभी के सभी व्यापक हल की बात है, जो जनरल सॉल्यूशन की बात है, वो किसी अवकल समीकरण का 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक से अधिक रूप हो सकते हैं व्यापक हल के। जैसे कि कोई अवकल समीकरण है जैसे कि d2y बाई dx² प्लस k² y बराबर 0। अब मैं जैसा लिखाता जा रहा हूं आप लिखते जाओ, क्योंकि इस बारे में अपन डिस्कशन है, इसके हल के बारे में डिस्कशन। ये जो अवकल समीकरण आपको सामने दिखाई दे रही है, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण है, इसके बारे में डिस्कशन अपन 3rd चैप्टर में करेंगे। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पर जो लिखूंगा आप बस ध्यान देना, ये आपको बस डेफिनेशन समझाने के लिए बात है कि इसका जो हल है, इसके 2 हल होते हैं। एक हल होता है इसका y बराबर a cos kx माइनस b sin kx, और दूसरा हल है इसका वो होता है y बराबर c cos kx प्लस d। क्या होता है? इसके दो सॉल्यूशन होते हैं इसके, a बराबर cos kx माइनस b sin kx और c cos kx प्लस d। इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं इस वाले अवकल समीकरण के। 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? व्यापक हल है, किसी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल है जो एक से अधिक रूप में हो सकता है। जब ये एक से अधिक रूप में होगा तो दोनों के जितने भी हल हैं, तो जब ये एक से अधिक रूप में होगा तो इन अवकल समीकरणों के हल में प्राप्त अचरों के मध्य कुछ ना कुछ संबंध होंगे, ये आपस में रिलेटेड होंगे, आपस में संबंधित होंगे। देखो कैसे? देखो इसको खोलना थोड़ा सा, सूत्र पढ़ा होगा आपने cos a प्लस b का, किसका? cos a प्लस b का। तो देखो खोला अपन ने इसको, तो अपने पास आ गया cos kx cos d माइनस sin kx sin d। सी भी है गुणा में, क्या? सी भी है गुणा में। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों समीकरणों की आप तुलना कर लो। तुलना करोगे तो देखो cos kx बाहर हो जाएगा, तो a के बराबर में क्या आ जाएगा? a बराबर c cos d, और इधर b के बराबर में क्या आ जाएगा? sin kx है वो तो हट गया, तो b के बराबर में क्या आ जाएगा? b बराबर माइनस साइन c साइन d। इन दोनों की आपने तुलना करी, इसकी और इसकी, तो ये देखो a और b, ये सारे के सारे अचर a b c d आपस में संबंधित हो गए।
दिख रहा है ना आपको? देखो a बराबर c कोस डी आ गया, b बराबर c साइन डी आ गया। क्या आ गया? c साइन डी आ गया। अब देखो अपन आगे चलते हैं, समझ आया? कहने का मतलब यह है कि दूसरा पॉइंट था कि किसी भी अवकल समीकरण के हल में व्यापक रूप है वो एक से अधिक रूप का हो सकता है। जब ये एक से अधिक रूप का होगा तो जो हल में अपन को जो स्वेच्छ अचर प्राप्त होंगे वो आपस में संबंधित होंगे। आई बात समझ? अब अपन आते हैं विशिष्ट हल पर। क्या होता है विशिष्ट हल? जब किसी अवकल समीकरण के हल में प्राप्त व्यापक हल, जब कोई अवकल समीकरण है, उस अवकल समीकरण से हमको जो व्यापक हल प्राप्त हुआ है, उस व्यापक हल में प्राप्त स्वेच्छ अचर, उस व्यापक हल में प्राप्त स्वेच्छ अचर को यदि हम कुछ विशिष्ट मान देते हैं, तो जो हल प्राप्त होता है हमें वो क्या कहलाता है? विशिष्ट हल कहलाता है। क्या कहलाता है? विशिष्ट हल कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करोगे आप, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे बात करो तो जैसे कि अपने पास अवकल समीकरण dy dx का उदाहरण लिया था। ये कोई अवकल समीकरण है, इसका व्यापक हल अपने पास क्या आया था? log x प्लस c आया था अपने पास, बराबर में y था। y बराबर log x प्लस c अपने पास इसका हल आया था। यदि अपन c को 2 रख दे, c की जगह, इसमें एक ही स्वेच्छ अचर है, इसकी जगह पर अपने 2 रख दिया तो अपने पास ये क्या आ गया? y बराबर log x प्लस 2, जो ये हल क्या कहलाएगा? विशिष्ट हल कहलाएगा। इस अवकल समीकरण का क्या कहलाएगा? इस अवकल समीकरण का ये क्या कहलाएगा? विशिष्ट हल कहलाएगा। अब जैसे कि अपने पास आया था a, दूसरा जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कौन सा एग्जांपल दिया था? d² बाई dx² प्लस k² y बराबर 0। दूसरा ये एग्जांपल दिया था, इसका हल अपने पास क्या आया था? a cos kx माइनस b साइन kx। यदि a बराबर अपन ने 1 मान लिया, b बराबर 0 मान लिया, तो ये y के बराबर में था, तो y बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? cos kx। a बराबर 1 माना, b बराबर 0, विशिष्ट मान दे दिए ना अपन ने इनके अचरों को। तो अचरों को जब विशिष्ट मान दे दिया जाता है, विशिष्ट मान देकर जो अपने पास हल प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? विशिष्ट हल कहलाता है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखना, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों, उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त होता है, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों को आप लिख लेना, इधर लिख लेना a बराबर 1 तथा b बराबर 0 लेने पर, और इधर लिख लेना c बराबर 2 लेने पर इसका हल क्या था? व्यापक हल y बराबर log x प्लस c। अब आता है विचित्र हल। विचित्र हल की डेफिनेशन लिखना आप, अवकल समीकरण का ऐसा व्यापक हल जिसमें स्वेच्छ अचरों को, जो कि स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है, जो कि स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त नहीं होता है। तूने लिखना कि किसी अवकल समीकरण का वह हल जो उसके व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने से प्राप्त नहीं होता है, जो प्राप्त नहीं होता है, उसको समीकरण का विचित्र हल कहते हैं। उसको समीकरण का क्या कहते हैं? विचित्र हल कहते हैं। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल के लिए आप क्या करोगे? एक, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर एक पन्ना खाली छोड़ दो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि इसका एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अपन अपनी बुक का, सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अपनी बुक का, तब अपन इस बात को बता देंगे कि विचित्र हल का एग्जाम्पल आप तभी लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इनके एग्जाम्पल थे, हालांकि वो भी आपने नहीं पढ़े थे पर वो समझने लायक थे, ये बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा आपको जो विचित्र हल का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए आप आधा पन्ना या एक पन्ना जरूर छोड़ दें, इसको अपन उस टाइम करेंगे। ठीक है, आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब थ्योरी में आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा है। क्या नहीं बचा है? कुछ भी नहीं बचा है। अपना थ्योरी से रिलेटेड जो भी पार्ट था वो सारा अपन ने आपको पढ़ा दिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी होगी उसमें अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चंस।
आज के लिए इतना ही, क्योंकि घड़ी जवाब दे रही है कि अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब आपका जो थ्योरी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। कल से अपन क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 2-3 नंबर का मैटर आपका लगभग कवर हो जाएगा। अब तक थ्योरी थी, थ्योरी से वैसे क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटियों में तो बनते भी हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो थ्योरी से आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, पर बन जाए तो कोई पता नहीं, यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है। हो जाती है कई बार गड़बड़े, और राजस्थान की कई सारी अजमेर यूनिवर्सिटी है वगैरह, इनमें तो बनते भी हैं थ्योरी से क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और यहाँ तक जितना भी पढ़ाया उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो क्या करेंगे, वीडियो वो क्या करेंगे, क्वेश्चन का फोटो खींचेंगे, और आपको टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया ही था पिछले वीडियो में, तो वो ज्वाइन कर ही लिया होगा आपने। अगर नहीं भी किया है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, 8239531823। इस नंबर से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का फोटो खींचेंगे, कॉल वगैरह नहीं, ओनली फॉर फोटो खींचेंगे। फोटो खींचकर क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ लूंगा आराम से और आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। नो टेंशन, बिल्कुल ना रहे आप। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अब आपका बैच चालू हो चुका है और सेकेंड ईयर के बच्चे जुड़ सके और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।